नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। I am a senior consultant and head of department practicing at महाराजा अग्रसेन अस्पताल, नई दिल्ली, पंजाबी बाग। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल है, मिर्गी क्या होती है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मिर्गी अथवा एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है जो कि छूने से या साथ बैठने से नहीं फैलता। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति विशेष को दौरे पड़ते हैं। दौरे या फिट्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें आंखें ऊपर चढ़ जाना, हाथ पैर टाइट हो जाना, मुंह से झाग निकलना, इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर यह दौरा एक बार से ज्यादा किसी व्यक्ति को पड़ता है या फिर उसके एक बार से पड़ने का चांस ज्यादा होता है तो उसको हम मिर्गी एपिलेप्सी कहते हैं। ये आजकल काफी एक आम समस्या है। अगर हम इसकी इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी प्रेवलेंस 1/10 है, मतलब 10 में से हर एक व्यक्ति को मिर्गी है। और मिर्गी जो है पूरे अगर हम देश की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ भारतीयों को एट प्रेजेंट मिर्गी से ग्रसित है। तो मिर्गी एक काफी आम समस्या है और ये है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा आपसे, मिर्गी के कारण क्या होते हैं? मिर्गी के काफी अलग अलग तरीके के कारण होते हैं। मिर्गी जो सबसे कॉमनली पाई जाती है या तो चाइल्डहुड में पाई जाती है, जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें पाई जाती है, या फिर एल्डरली में पाई जाती है, 60 इयर्स और मोर। तो दोनों एज ग्रुप्स में कारण अलग अलग हैं। जैसे जो चाइल्डहुड ऑनसेट एपिलेप्सी है, जो बच्चों वाली मिर्गी है, उसमें जो ज्यादातर कारण है वो बर्थ रिलेटेड है या न्यूरो डेवलपमेंटल है, कि जो ब्रेन का विकास है या जो डेवलपमेंट है वो इन यूट्राइन ठीक से नहीं हुआ है, उसकी वजह से मिर्गी डेवलप हो जाती है। या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स होते हैं जो कि बच्चों में मिर्गी कॉज करते हैं। बर्थ के दौरान होने वाली इंजरी या फिर इमीडिएटली जो पैदा होने के बाद ऑक्सीजन ना मिलने के कारण भी बच्चों में मिर्गी हो सकती है। सेरेब्रल पैल्सी एक इंपॉर्टेंट कारण है मिर्गी का बच्चों में। इसके अलावा बच्चों में होने वाले इन्फेक्शंस, जो ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस कहा जाता है, वो मिर्गी का एक इंपॉर्टेंट कारण है। अडल्टहुड मतलब जो 16 साल से 60 साल के एज ग्रुप है, उसमें मिर्गी रिलेटिवली लेस कॉमन है। उसमें जनरली जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या फिर एक्सीडेंट्स, ब्रेन हेड इंजरीज आर अ कॉमन cause of epilepsy in that age group. And post 60, the causes of epilepsies may be genetic or they may be due to stroke or brain tumor. So epilepsy is more common in childhood and elderly and the causes are varied, मतलब अलग अलग causes हैं सारे एज ग्रुप्स में। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मिर्गी का जो डायग्नोसिस है मैडम, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। जो बाईस्टैंडर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने होते हुए देखा है एपिसोड, उनसे जो हिस्ट्री है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायग्नोसिस में। तो उनसे हम ये पूछते हैं कि ये दौरा जो है किस तरीके से पड़ा है, किस टाइम पे पड़ा है। जनरली जो दौरा होता है वो 1 से 2 मिनट के लिए पड़ता है, जो बड़े वाला दौरा होता है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है, जिसको हम पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद व्यक्ति विशेष धीरे धीरे होश में आता है और उसके बाद वो नॉर्मल होता है। तो इस तरीके की क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है एपिलेप्सी में या मिर्गी में। उसके अलावा कुछ एक तरीके के दौरे होते हैं, खासकर बच्चों में, कि बच्चा थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है, आई की ब्लिंकिंग होती है, लिप्स के ऐसे स्मैकिंग मूवमेंट्स होते हैं कि जैसे कि कुछ चबा रहे हो या कुछ च्यू कर रहे हो, जिसमें पूरी तरीके का, बड़े तरीके का दौरा नहीं पड़ता, सिर्फ आंखों का ऊपर की तरफ घूम जाना, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाना। इस तरीके की हिस्ट्री मिलती है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि व्यक्ति को मिर्गी हो सकती है। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलता है कि एक साइड का हाथ या पैर कम काम कर रहा है या फिर इंटेलिजेंस में कुछ इश्यू है, तो हमें आगे गाइड करता है। इसके अलावा
कुछ एक टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक एपिलेप्सी के लिए जो कि इसको डायग्नोसिस को क्लिंच करने में हेल्प करते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है ईईजी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम में क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के दिमाग पे तार लगा के और उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ब्रेन की रिदम्स की, ब्रेन की वेव्स की रिकॉर्डिंग की जाती है और यह देखा जाता है कि बीच बीच में दौरे वाली वेव्स या फिर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस तो नहीं हो रहे हैं। तो उससे एक मिर्गी की डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। उसके अलावा जो एंसिलरी टेस्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में, वो है ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई। इससे पता चलता है कि ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, जैसे कि आजकल काफी कॉमन है एपिलेप्सी का कॉज पत्ता गोभी वाला कीड़ा, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है एपिलेप्सी का, खास करके बच्चों में। तो ये चीजों को आइडेंटिफाई करने की हेल्प मिलती है एमआरआई में, सीटी स्कैन में, जिससे कि हम उसको फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं, क्लिनिको रेडियोलॉजिकल। तो इसमें हम पहले क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद रेडियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करके हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। डॉक्टर, क्या मिर्गी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? डेफिनेटली यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही एक सबसे कॉमन भ्रांति है मिर्गी की, जो कि एसोसिएटेड है जनरल पॉपुलेशन में। अगर किसी को मिर्गी हो जाती है, एपिलेप्सी हो जाती है, तो ये माना जाता है कि ये ऊपरी चक्कर है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम केसेस में जो एपिलेप्सी है वो ट्रीटेबल है। सिर्फ 15 to 20% ऑफ द एपिलेप्सी इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, इज रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज 80-85% लोगों को जो एपिलेप्सी होती है दैट इज ट्रीटेबल। इनफैक्ट 60 to 65% केसेस ओवरऑल जिनको एपिलेप्सी हो रही है, उनकी तो एक निश्चित अवधि तक दवाई चलने के बाद बंद भी हो जाती है और दे आर सीजर फ्री, मतलब उसके बाद वो हमेशा दौरे से मुक्त रहते हैं लाइफ लॉन्ग। कुछ लोगों की 10 से 20% लोगों की जो मिर्गी है वह दवाई लेते लेते ठीक रहती है। जैसे कि हम बीपी की दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं और उसके साथ खाने के साथ नॉर्मल रहती है। तो व्यक्ति अगर दवाई खाता रहता है तो उसको दौरा नहीं पड़ता, लो डोज में दवाई खाता रहता है। एएसएम, एंटी सीजर मेडिकेशंस बोलते हैं इनको। आजकल हमारे पास बहुत सेफ दौरे की दवाई अवेलेबल है। 15 to 20 एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम स्टार्ट करते हैं और आजकल इनका सेफ्टी प्रोफाइल, साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है और इनको हम कुछ समय के बाद बंद भी कर पाते हैं मैक्सिमम केसेस में। कुछ एक जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, जो 15 से 20% केसेस हैं, उनको एक से ज्यादा एपिलेप्सी की दवाई देनी पड़ती है, एक से ज्यादा एंटी सीजर मेडिकेशंस देनी पड़ती है और लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है। और बहुत ही रेयर केसेस में 1 to 2% केसेस में हमें एपिलेप्सी सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें जहां से दौरा पर्टिकुलरली निकल के आ रहा है उस हिस्से को अब्लेट कर दिया जाता है, उस हिस्से को बंद कर दिया जाता है। तो एपिलेप्सी सर्जरीज भी अवेलेबल हैं जो कि आजकल एक कारगर मोडालिटी की तरह अवेलेबल है। मिर्गी के सिम्टम्स क्या हैं और कोई इनको कैसे पहचान सकता है, इसके बारे में बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। मिर्गी एक बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 तरीके की मिर्गी होती है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड फोकल एपिलेप्सी। इसके अलावा भी बहुत तरीके की मिर्गी होती है, जैसे बच्चों में एब्सेंस एपिलेप्सी हो गई, वो बहुत कॉमन है। लेकिन मोटा मोटी समझने के लिए जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जिसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि व्यक्ति विशेष के हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, बॉडी में कंपन सा शुरू हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, दांत भिज जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, कई बार तो पेशाब या लैट्रिन निकल जाती है, जीभ कट जाती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उस एपिसोड के दौरान व्यक्ति किसी चीज पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर हम उनको बुला रहे हैं, अगर हम उनको पेन दे रहे हैं, टच दे रहे हैं, तो द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो दिस इज जनरलाइज्ड एपिलेप्सी विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड इट इज इजियर टू ट्रीट। इट रेस्पॉन्ड्स टू, मतलब ये दवाइयों से बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करती है। तो ये एक कॉमन तरीके का दौरा है जिसको बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर या जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। अब कुछ एक दौरे इससे हटके होते हैं, उनको बोलते हैं फोकल सीजर्स, और इसी वजह से उनको आइडेंटिफाई करने में कई बार समय लग जाता है। उनमें क्या होता है कि या तो सिर्फ एक साइड के फेस की या एक साइड के हाथ की ट्विचिंग होती है कुछ देर के लिए, फिर वो ठीक हो जाता है। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, आई की ब्लिंकिंग होती है और वो ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए कंफ्यूज सा हो गया और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। या फिर बॉडी में हल्के से जर्क्स जैसे कि होते हैं, जैसे कि हम चौंक जाते हैं या हमें झटके लगते हैं, इसको मायोक्लॉनिक जर्क्स बोलते हैं। ये भी विशेष तरीके की एपिलेप्सीज में कॉमन है।
या फिर एब्सेंस एपिलेप्सी, जिसमें बच्चे जो होते हैं, विशेषकर बच्चे थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और वापस से अपना काम रिज्यूम कर देते हैं। कुछ स्पेशल तरीके की एपिलेप्सी जिसमें कि व्यक्ति को चक्कर जैसा लगता है या व्यक्ति घूमना शुरू कर देता है एक ही प्लेस पे। और इसके अलावा कुछ एक जो ऑक्सीपिटल एपिलेप्सीज होती हैं, उसके अंदर व्यक्ति को जैसे आंखों के आगे थोड़ी देर के लिए तारे दिखाई देना, फिर वो ठीक हो जाना। ये सब तरीके के सिम्टम्स भी अलग अलग डिपेंडिंग कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है, उसमें फोकल एपिलेप्सी हो सकती है। डॉक्टर, कई बार हम ये भी देखते हैं एपिलेप्सी से जुड़ी हुई लोगों के बीच में काफी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताएं। मैडम, मिर्गी से एक बहुत बड़ा टैबू है। मिर्गी अभी भी है, आजकल 20th सेंचुरी में भी, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये है, जो आजकल मतलब शहरों में भी काफी कॉमन है, पढ़े लिखे लोगों में भी, वो है कि एक सुपर नेचुरल कोई चीज है, कोई प्रेत है, कोई ऊपरी हवा है। तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिस वजह से क्या होता है कि वो कई बार जैसे दूसरी तरीके की जैसे झाड़ा फूंकी, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं मिर्गी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। तो ये जब तक वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब तक ट्रीटमेंट इनिशिएशन डिले हो जाता है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये है। दूसरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मिर्गी कम्युनिकेबल है, छुआछूत है, अगर साथ बैठेंगे तो मिर्गी फैलेगी। ऐसा नहीं है। ये WHO की भी स्टेटमेंट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मिर्गी इज अ नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये व्यक्ति के साथ बैठने से, बात करने से, छूने से नहीं फैलती है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट भ्रांति है कि मिर्गी का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि मिर्गी का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये हो गई तो लाइलाज है बीमारी। तो ऐसा भी नहीं है। मिर्गी पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। इनफैक्ट कुछ एक केसेस में तो क्योरेबल है कि हम इसको पूरी जड़ से ठीक कर देते हैं और उसको दोबारा मिर्गी नहीं होती। तीसरा इंपॉर्टेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फैमिली में रन करती है मिर्गी। देखिए, ये कुछ हद तक ठीक है। एपिलेप्सी जो है कुछ एक केसेस में जेनेटिक होती है, बट नॉट ऑलवेज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फैमिली में एक मेंबर को एपिलेप्सी है तो सबको एपिलेप्सी होगी। तो इनफैक्ट जेनेटिक एपिलेप्सीज भी जो होती हैं वो भी पूरी तरीके से इनहेरिट नहीं होती। मतलब अगर किसी को जेनेटिक एपिलेप्सी है तो भी जरूरी नहीं है कि वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी। तो ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हमें इनसे बाहर आना चाहिए और मिर्गी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि हम इसको डिफीट कर पाएं। साथ ही डॉक्टर, आप ये भी बताएं कि मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है फर्स्ट एड, कि मिर्गी के मरीज की फर्स्ट एड क्या की जानी चाहिए जब दौरा पड़ रहा है। तो उसमें हमें जो 3 चीजें हैं मैडम, स्टे सेफ साइड, 3S बोलते हैं उसको, स्टे सेफ साइड। तो इसमें क्या करना है कि हमें मरीज के पास रहना है, स्टे है ना, उसको एक सेफ से एनवायरनमेंट में लिटा देना है, मतलब आसपास खाली जगह हो, उसको सांस लेने की स्पेस मिले। सेकंड, उसको क्या करना है, साइड, उसको एक करवट लिटा देना है। करवट लिटा के उसके कपड़े ढीले कर देने हैं, गर्दन के नीचे एक कुशन रख देना है, और दौरा, जैसे चश्मा वगैरह पहन रखा है तो इसको हटा देना है और दौरा खत्म होने का वेट करना है। हमें उस दौरान ही एम्बुलेंस को कॉल कर देना। इन केस एम्बुलेंस आने तक दौरा खत्म नहीं होता है, मतलब अगले 5 to 10 मिनट्स तक अगर दौरा चलता रहता है तो वी हैव टू टेक हिम द हॉस्पिटल, हमें उसको अस्पताल ले जाना है। अदरवाइज हम फिर जब दौरा सेटल हो जाए, पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, तो हम उसको फिर बाद में न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट एड। उसके अलावा मिर्गी से संबंधित जो पेशेंट्स हैं जिनका है, उनके लिए 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है केयर गिवर को। एक तो जो उनकी एंटी सीजर मेडिकेशंस चल रही हैं उनको समय पे देना है। जैसे कि जो दवाई एक बार जा रही है दिन में, उसमें कोशिश करना है कि 24 घंटे का ही गैप रहे। ये नहीं कि रात को 10 बजे दे दी, अगले दिन सुबह दे दी, उसके बाद अगले दिन रात को 8 बजे दे दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बार जा रही है उसमें 24 घंटे का गैप रहे, और जो गोली सुबह शाम जा रही है उसमें जनरली 12 घंटे का गैप रहे। ऐसा नहीं है कि उसको फिर 11 बजे देके फिर शाम को 5 बजे दे दी, है ना। उसके अलावा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है डेली लाइफस्टाइल में उनके मेंटेन करने की, वो है स्लीप। मिर्गी वाले पेशेंट्स को आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, 8 घंटे की एटलीस्ट नींद पूरी होनी चाहिए रात के समय में। उसके अलावा हम दिन में भी आधी 1 घंटे का नैप ले सकते हैं, लेकिन रात को 8 घंटे की नींद उनकी पूरी होनी चाहिए। डाइट का उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो डाइट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और जंक के लेवल्स कम होने चाहिए। और यह भी ध्यान रखना है कि वो ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट ना रहे।
इसके अलावा मिर्गी के मरीजों का हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अगर सीजर्स फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो ड्राइविंग के लिए हमें मना करना चाहिए, और कोई भी ऐसा काम जिससे कि उनको या फिर किसी को आसपास इंजरी हो सकती है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें एक एपिलेप्सी के पेशेंट्स अगर हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं, तो हमें उनका ध्यान रखने के लिए करना चाहिए। इसके अलावा एपिलेप्सी के पेशेंट्स अगर उनके सीजर्स कंट्रोल्ड हैं तो दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि बाकी सब लोग। डॉक्टर, क्या टेंशन या स्ट्रेस में एपिलेप्सी हो सकती है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेंशन एंड स्ट्रेस पर से मिर्गी का कारण नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट प्रोन है एपिलेप्सी के लिए, अगर वो प्रीडिस्पोज्ड है एपिलेप्सी के लिए, जैसे किसी को हेड इंजरी हुई है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, या फिर पहले कभी कोई दौरा पड़ चुका है, दोबारा दौरा नहीं पड़ा, पहले सीजर की हिस्ट्री है, तो स्ट्रेस या टेंशन दौरे को ट्रिगर कर सकता है। इट इज अ ट्रिगर फॉर सीजर, इट इज नॉट अ कॉज ऑफ एपिलेप्सी। वो कारण नहीं है मिर्गी का, लेकिन स्ट्रेस होने से, तनाव होने से मिर्गी का दौरा ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि अगर हमें एपिलेप्सी है या फिर हम प्रीडिस्पोज्ड हैं तो हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, डेली वॉक हो गई, बुक रीडिंग हो गई, गार्डनिंग हो गई। इस तरीके की एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज रखें जिससे कि हमारे माइंड को रिलैक्स मिले, जिससे कि हमारे को दोबारा दौरा होने के चांसेस कम हो जाएं। साथ ही कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयां या इलाज लेना पड़ सकता है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। एपिलेप्सी में जो मैक्सिमम एपिलेप्सीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 65 से 70% केसेस, उनमें जनरली दवाई कुछ साल तक, जो कि अवधि है 2 से 3 साल की अवधि तक चलकर कम करके बंद कर दी जाती है। लेकिन कुछ एक तरीके की एपिलेप्सीज होती हैं जो कि रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज होती हैं या फिर ड्रग डिपेंडेंट एपिलेप्सीज होती हैं, उसमें दवाई पूरे टाइम के लिए, पूरे लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। जो आप ये कहें कि अगर 100 लोगों को एपिलेप्सी है तो उसमें से 20 से 25 लोगों को जो दवाई है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? यस, डेफिनेटली। एपिलेप्सी वाले पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इनफैक्ट कुछ एक स्टडीज में तो ये पाया गया, क्योंकि उनके रूटीन टाइम टू टाइम चेकअप होते रहते हैं, टाइम टू टाइम हेल्थ टेस्ट होते रहते हैं, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जो फॉलो करते हैं एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स, उनका तो लाइफ स्पैन नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा भी पाया गया है। इनफैक्ट हमारे डेली रूटीन में ही काफी लोग हैं, काफी सेलिब्रिटीज हैं। विंसेंट वैन गॉग जो कि एक फेमस पेंटर रहे हुए हैं, थियोडोर रूजवेल्ट जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जॉन टी रोड जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैं, ये फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कि एपिलेप्सी से ग्रसित हैं या थे, और इन्होंने बहुत ही हायर जो मुकाम अचीव किए हैं और एक नॉर्मल से भी अबव लाइफ लीड करी है। इंटेलिजेंस लेवल मैक्सिमम एपिलेप्सीज में जो कि जेनेटिक नहीं है, जो कि चाइल्डहुड ऑनसेट बिहेवियरल डिसऑर्डर से एसोसिएटेड नहीं है, उसके अलावा जो एपिलेप्सीज है जो सिर्फ जिनमें की दौरे की समस्या होती है, उनमें इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल रहता है, उनमें व्यक्ति के फिजिकल कैपेसिटी नॉर्मल रहती है, तो वह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर वो कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और अपनी दवाई समय पे लें। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज या ऐसी कोई जानकारी जो आप देना चाहें? देखिए, एपिलेप्सी से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जुड़ी हुई वो है स्टिग्मा। एपिलेप्सी में हमें स्टिग्मा ब्रेक करना है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि जुड़ी हुई हैं एपिलेप्सी से, जो कि इसको डिफिकल्ट टू ट्रीट करना कर देती हैं हमारे लिए। एपिलेप्सी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आम बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर हो गई, शुगर हो गई, जिनमें एक दवाई खाते हैं व्यक्ति ठीक रहता है और ही कैरीज अ नॉर्मल लाइफ स्पैन, वो बिल्कुल ठीक से रहता है। तो हमें एपिलेप्सी को स्टिग्मा ब्रेक करना पड़ेगा कि जी इसको तो मिर्गी है। तो मिर्गी एक कंप्लीटली ट्रीटेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका इलाज संभव है, बस हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना है व्यक्ति को, और हमें उसके बारे में बात करनी है कि मिर्गी है तो कुछ नहीं है, वो एक बीमारी है, उसमें उसकी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है और ये एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। हमारे को उससे जुड़ी हुई कुछ एक भ्रांतियां भी तोड़नी होगी। कुछ लोगों को होता है कि जब मिर्गी होती है तो व्यक्ति को कुछ सुंघा दो या उसके दांतों के बीच में लकड़ी डाल दो, तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि व्यक्ति उस टाइम पे टंग सॉलो कर जाता है जिससे कि वो मर सकता है, तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं है।
ये एक नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको अगर ट्रीट किया जाए तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चलती रहती है और दोबारा दौरा भी नहीं होता है। तो हमें स्टिग्मा ब्रेक करना है, हमें टैबू ब्रेक करना है एपिलेप्सी के अराउंड जो। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।